नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुल्लू फैमिली ब्लॉग में। और ये एक्चुअली पहले एग्जाम नगरी था, अभी गुल्लू फैमिली ब्लॉग मैंने रख दिया। इसका कारण एकमात्र यही है कि कुछ एंटरटेनमेंट के चीज़ें भी जो है इसमें मैं डालते रहता हूं। फिर भी जैसे मेरे सारे वीडियोस आते थे वैसे ही आएंगे, हर चीज़ पे रिव्यू करेंगे। अभी हमारा स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है और स्पेक्ट्रम के सीरीज में ये जो है स्पेक्ट्रम का सीरीज खत्म होते ही हम लोग जो है एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की पुस्तक है इस पे भिड़ेंगे। और ये अच्छी खासी मोटी ताजी पुस्तक है और सबको खत्म करेंगे नोट्स के साथ। तो आप सब लोग बने रहिएगा ध्यान से मेरे चैनल पे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ जो है साथ चलेंगे। तो फिर आइए चलते हैं। तो ये जो है नोट्स की बुक है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास। आज है 44वां दिन और 44वें दिन हमें पढ़ना है राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी के बारे में चैप्टर जो है नेहरू के बाद का भारत 130 पेज का चैप्टर है। ये जो है 130 पेज का चैप्टर है और इस 130 पेज के चैप्टर में आप देख सकते हैं 130 पेज के चैप्टर में हम लोग जो है राजीव गांधी का जो पूरा कार्यकाल है उसको पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमने जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद इंदिरा गांधी के 2 कार्यकाल आए उसके बारे में पढ़ा। बीच में जनता पार्टी का शासन आया उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो राजीव गांधी के बारे में। अभी राजीव गांधी जी जो है, अब तो आप कहेंगे कि इतने सारे प्रधानमंत्री हैं, सबका अगर हम अलग अलग पढ़ते रहे तो काफी समय बीत जाएगा। जी नहीं, सबका कार्यकाल छोटा छोटा था, लेकिन ये 3 जो थे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे जिन्हें कार्यकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और हम उनके बारे में पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं, उस पर नोट्स बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर है 39। चैप्टर नंबर है 39, मैं अभी निकाल लेता हूं। देखिए 39 पेज नंबर है 650। 651 यहां है, 650 अब थोड़ा नजदीक से देख लीजिए। 650 पेज नंबर है, 651 इस साइड है। और इसमें हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो यहां तक पढ़ लिया है, यानी 724 तक पढ़ लिया है, यानी ऑलमोस्ट 100 पेज के आसपास, यानी 30 पेज 130 पेज का एक चैप्टर है। इसलिए 5 से 6 भाग में इसको हम खत्म करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप लोग जब भी देखिएगा स्पेक्ट्रम का बुक साथ में लेके इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। नोट्स बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं। नेहरू के बाद का भारत, और ये भाग 5 के लिए मैंने पेज छोड़ रखा है, भाग 4 यहां से शुरू है। तो अगर मैं भाग 4 की बात करूं तो इसमें कंप्लीटली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है राजीव गांधी के कार्यकाल के बारे में। थोड़ा सा मैं कैमरा और नजदीक करता हूं ताकि आपको इसको समझने में सुनने में परेशानी ना हो। और मुझे भी जो है बोलने में बिल्कुल परेशानी ना हो। तो देखिए अध्याय 39 भाग 4 नेहरू के बाद का भारत, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व का काल। जी हाँ, प्रधानमंत्री जब तक वो रहे थे उस बीच का काल 1984 से 1989, 5 साल तक जो थे ये प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। इन 5 सालों में कितनी सारी जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उस पर हम लोग जरूर जिक्र करेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी इन 5 सालों में। तो आइए आपको लेके चलता हूं सीधे। देखिए सबसे पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो प्रधानमंत्री का पद संभालते ही एक बहुत बड़ी समस्या क्या उभर के आई कि सिख विरोधी दंगे हो रहे थे उस समय। हाल ही में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, और हत्या किसने की थी? हत्या की गई थी उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा। और वो अंगरक्षक कौन थे? वो सिख थे, क्योंकि वो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर का मामला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसकी वजह से सिख भड़के हुए थे, जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था। अगर आपने पिछला वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके पिछला वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सिख विरोधी दंगे उस समय भड़के हुए थे। उत्तरी दिल्ली में के जो गरीब सिखों थे उनको निशाना बनाया गया था। मैंने कहा था कि जब वो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उनकी जब हत्या हुई थी
तो लोग जो है सिखों को जिम्मेदार मानते थे, सिखों की चाल मानते थे, और जो भी उनके समर्थक थे, प्रशंसक थे, वो देश के हर कोने में दंगा फसाद करने लगे, और जहां उनको गरीब सिख मिले उनको मारना काटना शुरू कर दिया। उत्तरी दिल्ली के गरीब सिखों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने आंखें मूंद ली, पुलिस ने भी बहुत ढिलाई दी। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री की अपील हुई कि कृपया करके ऐसा आप लोग ना करें, क्योंकि लोगों का मानना है कि आप लोग इंदिरा गांधी की हत्या होने पर ऐसा कर रहे हैं, मतलब इंदिरा गांधी का नाम भी यहां पे बदनाम हो रहा है, नाम खराब हो रहा है, इसलिए कृपया करके आप लोग शांति बनाए रखें। तो ये अपील का थोड़ा सा असर हुआ था, और जो जहां दंगे हो रहे थे वहां थोड़ी सी शांति मिली थी। उसके बाद आया भोपाल गैस त्रासदी। आपने नाम सुना होगा, भोपाल में जो है गैस का रिसाव हुआ था, जिस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यूसीसी, है ना। इससे जो है एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जी हाँ, कौन सा गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस रिस रही थी। इसके रिसाव की एक अमेरिकी कंपनी थी, यहां मैंने लिखा है ब्रैकेट में, यह कौन सी कंपनी थी, अमेरिकी। इस रिसाव के कारण जो है लगभग एक जहरीली गैस थी, 15,000 लोगों की जान गई थी। उस समय ऐसे भी जनसंख्या कम था, तो 15,000 लोगों की जाने गई थी। जो कुछ लोग बच गए थे वो शारीरिक अपंगता के शिकार हुए थे, और या तो अंधापन के शिकार हुए थे। सरकार की तरफ से जो है मुकदमा भी दायर किया गया था इस पर। मुकदमे के पश्चात कंपनी ने जो है 470, यहां देखिए मैंने लिखा है, $470 मिलियन का मुआवजा प्रभावितों को देने का वादा किया, देने को तैयार हो गई। तो ये बड़े बड़े 2 समस्याएं उनके प्रधानमंत्री बनते ही आई। 1985 में आम चुनाव हुआ, उसमें ऐतिहासिक जीत हुई और सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बने थे। ये तो समस्याएं उनके बनते ही आई थी, 1985 में प्रधानमंत्री बने थे। अब यहां से देखिए कैसे उन्होंने हैंडल किया, किस प्रकार थे विदेश संबंध, किस प्रकार देश की वैज्ञानिक प्रगति काम कर रही थी, किस प्रकार समाज में परिवर्तन आ रहा था, हमें सब देखना है। यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, राज्यों में तनाव से निपटना, कई राज्यों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जैसे पंजाब की ज्वलन समस्या, वो जो सिख विरोधी दंगे हो रहे थे। अकाली नेताओं को समझौता करके जो है से समझौता किया गया। वे अकाली नेता जिनको इंदिरा गांधी ने जेल भिजवा दिया था, उनको राजीव गांधी ने बाहर निकाला, और इनसे समझौता हुआ कि किसी प्रकार का जो है आप लोग बाहर में दंगा फसाद नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। 1985 में चुनाव में अकाली दल का बहुमत आ गया। पुनः स्वर्ण मंदिर का उपयोग जो है उग्रवादी गतिविधि में होने लगा। पहले इंदिरा गांधी के समय में होता था, अब राजीव गांधी के समय में जैसे ही अकाली दल के लोग रिहा हुए तो कुछ लोग जो हैं वो, अब ये तय नहीं था कि वो लोग उसी दल से थे, लेकिन ये घटनाएं फिर से होने लगी, फिर से स्वर्ण मंदिर का उपयोग जो है उग्रवादी गतिविधि में होने लगा। अब ये फिर से मैंने यहाँ पे पुनः मैंने यहाँ पे जो पुनः लिखा है, तो इससे पहले इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, आप उस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक, देखिए यहां पे जो है 1988 में एक ऑपरेशन जो था ब्लैक पंडर। इसमें क्या था, पुलिस ने जो है सबको निकालना शुरू किया। काफी जो ज्यादा जो है लोग मारे गए उसमें भी, लेकिन उसमें उस तरह की आतंकवादी गतिविधि नहीं हो पाई जो आतंकवादी विधि इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, और पुलिस जो है इसको शांति करवाने में, वहां के जो माहौल है उसको शांत करवाने में सफल हो गई। उसके बाद देखिए असम में क्या हुआ, बाहरी लोग आ रहे थे, इसकी वजह से 80 के दशक में हिंसा हुई, हिंसा के नरसंहार हुआ था, राष्ट्रपति शासन तक लगा दिया गया था। उसके बाद AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसका नाम है ऑल असमिया स्टूडेंट यूनियन, उसके तरफ से ज्यादा लोग सक्रिय थे, तो उनसे सरकार का समझौता हुआ। AASU ने क्या किया, राजनीतिक दल असम गण परिषद बनाया और चुनाव में बहुत अच्छी जीत भी हासिल की। 1986 में मिजो का नाम आपने सुना होगा, मिजोरम।
मिजोरम में क्या था कि जो विद्रोही थे और सरकार के मध्य समझौता हुआ। ये विद्रोह क्यों कर रहे थे? ये मिजोरम को कहते कि हमें अलग राज्य दो। सरकार ने कर दिया। 1987 में 23वां राज्य जो है मिजोरम बन के तैयार हो गया। उसके बाद बंगाल के दार्जिलिंग जिले में अलग राज्य की मांग की गई थी। नेपाली ही थे तो देखिए वहां बहुत सारे नेपाली लोग रहते थे, तो उनके हित के लिए कहा गया कि अलग उनके लिए इसी में से एक छोटा सा राज्य उनको भी दे दिया जाए, लेकिन देश हमारा तैयार नहीं हुआ। स्वायत्त जिला परिषद का दर्जा देकर उन्हें मना लिया गया। मतलब जिला को ही कहा गया कि स्वायत्त जिला है, जिला का अपना एक अधिकार है, लेकिन नया राज्य नहीं बनेगा। त्रिपुरा में क्या हुआ उस समय, समस्या क्या चली? ये सब राजीव गांधी कार्यकाल में जो समस्याएं चल रही थी उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। त्रिपुरा आदिवासी तथा बंगालियों में विभाजन मुद्दे पर जो है आने के कारण क्या हुआ, बहस हुआ। देखिए लिखा है झड़प हुआ था, काफी झड़प हुई थी त्रिपुरा आदिवासी और बंगालियों में जो है विभाजन के मामले में। असम में स्थानीय लोगों के खिलाफ बोडो आदिवासियों द्वारा नरसंहार किया गया था। तो ये सब कुछ चीजें थी जो राज्य में चल रही थी और उस पर जो है चालाकी पूर्वक, बलपूर्वक, कहते हैं ना, किसी भी तरह से हो, चाहे वो बल से हो, चाहे छल से हो, चाहे धन से हो, किसी भी तरह से जो है यहां पे जो है असम में स्थानीय लोगों के जब बोडो आदिवासी द्वारा नरसंहार हो रहा था उस पर जो है राजीव गांधी ने जो है इन सब समस्याओं पर क्या कर लिया, काबू पाया था। तो इस तरह से राज्यों में तनाव चल रहा था। आगे देखिए घरेलू मोर्चे पर उठाए गए सकारात्मक कदम। आखिर जो घरेलू समस्याएं थी, आंतरिक समस्या थी भारत की, उसके लिए क्या किया गया? अक्षमता, भ्रष्टाचार, चापलूसी पर नकेल कसा गया। आधुनिक प्रबंधनीय तकनीक का इस्तेमाल हुआ। युवा एवं बहुयामी लोगों को प्राथमिकता, जो कि बहुत कुछ मल्टी स्किल्ड थे, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई। लाल फीताशाही को कम करने का हाल ही में मोदी सरकार ने किया था। कुछ फैसिलिटीज कम की, गाड़ियों पर से बत्ती हटवाएं, मतलब लाल फीताशाही को कम करने का प्रयास किया गया था। अफसरशाही को खत्म करने का प्रयास किया गया था। जनहितैषी प्रशासन जो थी उसकी उसको जो है उसकी कठोरता में कमी लाई गई थी। यानी ये देखिए प्रशासन यहां अलग है। प्रशासन को दो चीज किया गया, एक तो जनहितैषी बनाया गया, जनता का हित सोचने वाला, उनसे अच्छे से बात करने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला, और दूसरा जो कठोरता में कमी है ना, कोई अगर अपराध कोई कर भी दे तो उसको इतना कठोरता से आप जो मुकदमा लगाना है लगाइए, लेकिन थोड़ा सा नरमी से पेश आइए। उसके बाद दल बदल विरोधी कानून, उसमें बहुत प्रचलित था दल बदल। लोग तुरंत दल बदल लेते थे, जैसे आज का है, पैसे मिलने पर लोग दल बदल भी कर सकते हैं। जनवरी 1985 में यह कानून पारित हुआ। दल बदल पर संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी, ऐसा नियम लाया गया। अब यहां पे देखिए पर्यावरण संबंधी क्या सुधार हुए, सबको मैंने कैटेगराइज कर दिया है, 4-4 लाइन 5-5 लाइन में, आपको आराम समझ में आ जाएगा। पर्यावरण संबंधी क्या सुधार हुए? 1986 में पर्यावरण संरक्षण संबंधी अधिनियम आया। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का गठन हुआ। 1987 में कारखाना अधिनियम का 1988 में संशोधन हुआ। 89 तक खतरनाक अपशिष्ट अधिनियम बनाया गया, जिसमें खतरनाक और अपशिष्ट पदार्थों का कैसे संयोजन किया जाए उसके बारे में या प्रबंधन किया जाए। 1991 में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस नियम लाया गया, यानी आम जनता को भी इंश्योरेंस दिया जाए, इस तरह का प्रावधान लाया गया सरकार द्वारा। ये तो पर्यावरण संबंधित थे। उसके बाद स्थानीय सरकार में क्या सुधार हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हुआ। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मंजूरी मिल गई। लोकल गवर्नेंस को संवैधानिक मंजूरी मिली। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था को कैसे उन्होंने ठीक किया? तो राजीव गांधी सरकार का जो है पहला जो बजट वीपी सिंह द्वारा लाया गया था। राजीव गांधी सरकार का जो पहला बजट था वो किसने लाया था? वीपी सिंह। वीपी सिंह कौन थे? वीपी सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। अनावश्यक नियंत्रण हटा लिए गए, जो एक्स्ट्रा जो रूल्स थे, कड़े रूल थे, उनको हटाए गए। लाइसेंस योजना का सरलीकरण किया गया, इजिली लाइसेंस प्रोवाइड करवाया गया ताकि लोग बिजनेस करें। आयात पर कर कमी कर दिया, मतलब जो चीजें हम मंगवाते थे उस पर टैक्स कम लगा दिया, मतलब जो कंपनी भेजती थी उसको टैक्स कम देना पड़ेगा और हम लोग भेजेंगे तो उस पर छूट मिलता था। निर्यात पर छूट जो है दे दिया गया। संपत्ति नियंत्रण में ढील दी गई।
तो कुछ ऐसी चीजें भी अपनाई गई जिससे अर्थव्यवस्था में जो है काफी सुधार हो रहा था। आगे चलते हैं और देखिए बहुत अच्छी चीज भी इसमें है, तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है ध्यान से। ये सब चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये राजीव गांधी कार्यकाल में, बस पॉइंट्स को याद रखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस पॉइंट्स को याद रखिए, मोटे पॉइंट्स को, आपको हेडिंग को याद रखिए, सब चीज आपको याद हो जाएगा। ये बुक कोई बड़ी नहीं है, बुक हमारा खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग लक्ष्मीकांत का बुक भी शुरू करने वाले हैं। तो कुछ प्रौद्योगिकी मिशन में जो है 6 प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया गया, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य, टेलीविजन नेटवर्क और दूरसंचार, तो इन सबों के क्षेत्र में जो है विकास किया गया। कंप्यूटरीकरण किया गया, कंप्यूटर उपकरणों के आयात शुल्क में कमी की गई, निर्माण हेतु कुछ उदार नियम बनाए गए। मतलब निर्माण होने के लिए नियमों में ढील दी गई, बहुत सारा बनाइए, और आयात जो है शुल्क को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। शिक्षा नीति में 1986 में नई शिक्षा, देखिए आयात में कम कर देंगे, मतलब कि अगर आप जो सामान विदेश से आ रहा है उस पर अगर सरकार टैक्स लेना कम कर देगी तो क्या करेगी, कंपनी उसका दाम भी घटा लेगी, उसका दाम ऑलरेडी कम रहेगा। लेकिन अगर सरकार आयात पे टैक्स ज्यादा लगा लेती है तो जो सामान वहां पहुंचता है वो ऑलरेडी महंगा हो जाता है टैक्स की वजह से, क्योंकि टैक्स जो है वो जनता को ही देना पड़ता है। शिक्षा नीति में क्या सुधार हुआ राजीव गांधी जी के समय में, तो 1986 में नई शिक्षा नीति आई। शैक्षणिक अवसरों की समानता दी गई। समानता मतलब कि हर तरह में, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान अवसर मिले, वो दिया गया। छात्रवृत्ति जो मिलता था स्टूडेंट्स को, छात्रों को, उसमें स्कॉलरशिप में वृद्धि कर दी गई। वयस्क शिक्षा का प्रावधान लाया गया। गरीब परिवारों को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया गया और सुधार करने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वह ऑपरेशन था जिसके वह कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत लगभग प्राथमिक शिक्षा जो है सबको चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर तरह की, अगर उसको बोलता समझता है तो प्राथमिक शिक्षा उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो है लाया गया था, इस तरह का मिशन चलाया गया था। तो ये कुछ पॉजिटिव थिंग्स थे राजीव गांधी जी के कार्यकाल के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब कभी कभी होता है एग्जाम में सकारात्मक साथ साथ नकारात्मक चीजों को ही पूछता है कि नकारात्मक चीजें क्या क्या हुई, निगेटिव क्या क्या चीजें हुई। तो देखिए शाहबानो प्रकरण, ये एक मोस्ट फेमस इंसिडेंट है जिससे सरकार की बहुत बदनामी हुई थी। कैसे, वो देखिए। राजनीतिक विवाद का जन्मदाता कहा जाता है इसको, शाहबानो प्रकरण को। शाहबानो क्या थी, एक मुस्लिम महिला थी। शाहबानो क्या थी, एक मुस्लिम महिला थी। 1978 में उसका तलाक हो गया। अब तलाक के बाद जबकि मुस्लिम महिला है तो अपना गुजारा भत्ता भी मांगेगी, ये भी मांगने लगी। अब 1985 में मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसका जो शौहर था, पति था, वह गुजारा भत्ता देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन है, उनकी जो प्रथा है उसमें ये संभव नहीं था। उसके बाद गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया उच्चतम न्यायालय ने। मुस्लिम वर्ग ने इस निर्णय को जो है अपने संस्कृति धर्म के विरुद्ध माना। जो मुस्लिम समाज था उसने कहा कि जो हमारे धर्म में ही नहीं है, हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा, कुरान में नहीं लिखा कि हमें ऐसा कुछ करना है, एक बार तलाक दे दिए तो कहानी खत्म। तो मुस्लिम वर्ग नाराज हो गई सरकार से। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम संगठन द्वारा पूरे देश में आंदोलन की धमकी तक दे दी गई। नए विधेयक में मुस्लिम को जो है धारा 125 अपराध दंड से बाहर कर दिया गया। मतलब तलाक देंगे और आप गुजारा भत्ता नहीं देंगे तो ये अपराध सेक्शन में आता था, अब इसको इससे बाहर कर दिया गया, छूट दे दिया गया। पारित नहीं होने पर मुस्लिम में फिर से असंतोष हो गया। अभी देखिए, ये विधेयक तो लाया गया लेकिन ये विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ। अब संसद में पारित नहीं हुआ, इससे क्या हुआ, मुस्लिमों में और रोष आ गया और विद्रोह आ गया। 1986 में सरकार ने घुटने टेक दिए। उच्चतम न्यायालय का निर्णय के विरुद्ध मामला चला गया। सरकार ने क्या किया, संशोधन करा के पारित जैसे तैसे करवा के, लेकिन जब पारित हो गया तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कहा गया कि इन लोगों ने नहीं माना। बहुत ज्यादा जो है बदनामी हुई सरकार की इसके वजह से। आगे बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने का मामला। देखिए, ये सारी छोटी छोटी घटनाएं थी, राजीव गांधी के कार्यकाल के अंतर्गत हुई थी। कभी कभी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको ध्यान में रखिए, है ना। और हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब ये मामला क्या था, ये वो मामला नहीं था जो बाबरी मस्जिद वाला था। ये बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोल दिया गया था, इसके लिए था। क्या था, देखिए, मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था,
ठीक है। और चबूतरे पर हिंदू द्वारा राम जी की पूजा की जाती थी। चबूतरे पर जो है कुछ हिंदुओं द्वारा राम जी की पूजा की, मैं थोड़ा फोन को खिसका देता हूं थोड़ा सा इधर। तो राम जी की पूजा जो है यहां पे की जाती थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। अब स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा स्थान पर ताला की मांग की गई, है ना। क्या हुआ, राम जन्मभूमि मामला, यानी जब वहां पर राम का भजन चलने लगा, पूजा होने लगी, लोगों ने कहा कि ये जो है अयोध्या के अंतर्गत आता है और यहां पे जो है राम जी का जन्म हुआ था, तो ये मस्जिद को हटाओ, है ना। राम जन्मभूमि मामला बीच में आ गया। अब स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थान पर ताला मारने की मांग की गई, यानी जो स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा है ना तुम करो ना हम इसे ताला ही मार देते हैं, है ना। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1986 में क्या किया, मंदिर बनाने का अभियान चलाया गया। चंदा वसूला जाने लगा, ईंटें जोड़ने का काम शुरू करवाया जाने लगा। लोग जुट गए आंदोलन के लिए, हर तरह का सामना करने के लिए। 11 फरवरी 1986 को क्या हुआ, फैजाबाद न्यायालय, उस समय अयोध्या फैजाबाद था, द्वारा द्वार खोलने के आदेश फिर से दे दिए गए। यानी लोकल प्राधिकारियों की बात जो है उसको हम जो है कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि स्थानीय ऑफिसर्स ने इस तरह के आदेश दिए थे। तो कोर्ट ने कहा कि फिर से खोलिए, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, तो ऐसे मस्जिद में ताला आप नहीं लगा सकते। राजीव गांधी सरकार की छवि जो है इससे काफी धूमिल हुई। राजीव गांधी सरकार की जो छवि थी इससे काफी धूमिल हुई, क्योंकि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंदिर और मस्जिद को गिराने के बाद बनाने की मांग पर जोर किया जाने लगा। यानी वीएचपी जो है विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि नहीं, ये नहीं हुआ, खोल दिए और बंद किया, अब ये मस्जिद ही नहीं रहेगा, यहाँ पे मस्जिद तो गिराओ मंदिर बनाओ। तो इससे सरकार जो है चुप थी, सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी। एक वर्ग को खुश रखने पर दूसरा वर्ग नाराज हो जाता था, तो सरकार की जो है काफी बदनामी इस मामले में भी हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट मामला हमेशा सुनते होंगे आप, बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला क्या है, बहुत बड़ी समस्या है सरकार हेतु, उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। क्या था, 1986 में 400 जो है 155 mm के होवित्जर तोप का करार हुआ। होवित्जर तोप जो है कहां से आ रहे थे, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, स्वीडन से आ रहे थे। तो 1986 में 400 जो थे वो ये होवित्जर तोप की मांग की गई, करार किया गया डिफेंस के लिए, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वो जो स्वीडिश कंपनी थी उसका नाम था बोफोर्स। अब दिक्कत ये नहीं है कि उसका नाम बोफोर्स है, दिक्कत ये नहीं है कि उसका नाम बोफोर्स है, कंपनी का तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बदनामी यहीं से शुरू होती है कि जैसे ही इस कंपनी से करार हुआ, एक दस्तावेज वायरल हो गया कि भाई, मतलब एक दस्तावेज अखबार में छप गया कि बोफोर्स में जो है कई नेताओं ने बहुत पैसे खाए हैं, चीजों को दोगुने दाम पे खरीदा गया है। $285 मिलियन, 1500 करोड़ का खर्च आना था, इसमें बिल बनाया गया था। जी हाँ, 1500 करोड़ का जो है उस समय खर्च आया था। 1987 में स्वीडिश मीडिया द्वारा भारतीय मंत्री, रक्षा अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप प्रकाशित हुआ। जैसे ही ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, पूरा हड़कंप मच गया, है ना। 64 करोड़ का घोटाला बताया गया और दस्तावेज यानी प्रूफ भी पेश किए गए। अब सरकार हिल गई, सरकार को ये सबसे बड़ा नुकसान था, सबसे ज्यादा छवि यहां से धूमिल हुई थी। जिनेवा हिंदू समाचार पत्र में लिखा गया कि 64 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब ये एक षड्यंत्र था विश्व हिंदू परिषद का, या फिर सचमुच में ऐसा कुछ हुआ था, आगे पता चलेगा। वीपी सिंह ने क्या किया, जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्री से त्याग पत्र दे दिया। अब मामला और यहां पे गर्मा गया। अब तक लोगों को सरकार पे संदेह था, अब लोग कंफर्म हो गए कि पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि सरकार ने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है, तभी तो उनके वित्त मंत्री ने त्याग पत्र दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। राजीव गांधी द्वारा रिश्वत ना लेने की घोषणा संसद में की गई। राजीव गांधी ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई तरह की रिश्वत नहीं ली गई है, मामला एकदम साफ सुथरा है और हम उसका हिसाब देने को तैयार हैं। 1988 में सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती कर दी गई। इसलिए मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो 1987 में सरकार ने क्या किया, प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हर तरह से जो है उस पर लगाम लगा दिया गया। बिल प्रस्तुत नहीं होने से सरकार की छवि अत्यंत धूमिल हुई। अब कहा गया कि ठीक है, आपने सही जगह उपयोग किया है, तोपें खरीदी है, तो बिल दे दीजिए, लेकिन सरकार बिल
पेश करने में असमर्थ हुई, जिसकी वजह से सरकार को जो है बोफोर्स घोटाला जो है वो सरकार के चेहरे पे जो है बेईमान का धब्बा लगा के चली गई। समझ गए बोफोर्स घोटाला क्या था? बहुत सारी चीजें हैं जिसका अभी तक आपने नाम सुना होगा, उन सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बोफोर्स घोटाले के बारे में पढ़ रहे हैं, बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि राजीव गांधी के समय से था, तो हर चीज पढ़ेंगे। अब और भी है बहुत कुछ। किसान असंतोष, 1987 में भीषण अकाल आया। और दोस्तों एक आग्रह है, प्लीज आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, बहुत मजा आता है, और कमेंट में जरूर अपना जो है रिप्लाई लिखिए। 1987 में क्या हुआ? भीषण अकाल। और जब भी आप पढ़े तो ये ले के साथ में पढ़े, मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा कैसे हुआ किसानों में संतोष। तो 1987 में क्या हुआ कि भीषण अकाल पड़ा। जी हां, बहुत बड़ा जो है यहां पे अकाल पड़ा। और भारतीय किसान संघ जो थे पंजाब तथा हरियाणा में सक्रिय हो गए। सक्रिय होने के बाद जो है किसानों में काफी ज्यादा असंतोष की भावना थी। कृषि उपज पर भारी मूल्य तथा कृषि प्रयोग में बिजली पर जो सब्सिडी की मांग की जा रही थी। वास्तव में जो धनी किसान वर्ग था उसके लिए आंदोलन किया था, क्योंकि बिजली कौन खर्चा करता है इतना इतना। जो अमीर किसान होते हैं जो बिजली से बने उपकरण चलाएंगे, हल चलाने वाले, तो ये है ही नहीं था आंदोलन। उसके बाद विदेश संबंध पे ध्यान देंगे, तो अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया गया राजीव गांधी के द्वारा। पाकिस्तान से एक सैन्य संधि हुई थी जिसमें पाकिस्तान को क्या देना था? आवाक्स युद्धक विमान की आपूर्ति करनी थी, है ना, इसको रद्द कर दिया गया। ये बहुत अच्छा काम हुआ, ये जो डील था इसको रद्द कर दिया गया। यानी भारत सरकार किसी भी तरह से पाकिस्तान को कोई भी हथियार देने को तैयार नहीं है। उसके बाद कभी पाकिस्तान ने कभी कोई हथियार मांगा ही नहीं, कोई डील की नहीं। अन्य देशों से वैज्ञानिक तथा आर्थिक संबंधों का विस्तार किया गया। 1986 में क्या हुआ? सेशेल्स देश है, वहां पे तख्ता पलट की संभावना हुई, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने मदद मांगी। तो ऑपरेशन फ्लावर्स ऑफ ब्लूमिंग्स, याद रखिएगा किससे संबंधित है? सेशेल्स समस्या से। ऑपरेशन फ्लावर्स ऑफ ब्लूमिंग्स के तहत उन्होंने क्या किया? उनको बचा लिया तख्ता पलट से। 1988 में वही बात हुई, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस के तहत सेना तैनात कर तख्ता पलट को बचाया गया। 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा हुई। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये प्रथम यात्रा थी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो। देखिए मैं सबके बारे में डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, लेकिन इतनी चीजें बता दूंगा कि आप लोग मेंस में लिख सकते हैं। कहीं भी है अगर पीसीएस वगैरह टाइप का कोई एग्जाम होता है तो उसमें आराम से आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आया आईपीकेएफ दुर्घटना। श्रीलंका, सिंहली तथा तमिल अल्पसंख्यकों के बीच जातीय संघर्ष का सामना हुआ। श्रीलंका के जो थे सिंहली और तमिल दोनों में झगड़ा चलता था पहले ही से। अब मामला कहां से उठा? तो श्रीलंका में सिंहली जो भाषा थी उसको आधिकारिक मान्यता मिल गई। मामला यहीं से उठा। अब आधिकारिक मान्यता मिली तो तमिल जो थे उन्होंने भी मान्यता की मांग की। सरकारी दमन हुआ। सरकारी दमन मतलब श्रीलंका की सेना ने उसका दमन किया, मारा पीटा, हिंसा से दबाया, आंदोलन दबाने के लिए हिंसा किया। सशस्त्र बलों के खिलाफ जो है कई आतंकवादी दल सक्रिय हो गए। मतलब जिन लोग जहां जहां के लोग मरे, किसी के संबंधी मरे, किसी के दोस्त मरे, और कोई ग्रुप बनाए हुए था, तो आतंकवादी दल की तरह सरकार पर अलग अलग तरह से वार करने के लिए जो है कई तरह के छोटे मोटे आतंकवादी दल बन गए वहां। उसी में एक था एलटीटीई। एलटीटी जो था एक तरह से ठीक भी था। उसे तमिल क्षेत्र के बारे में अगर कहें, तमिल क्षेत्र के संदर्भ में कहें तो ठीक था। ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। इसी में यहां देख सकते हैं आप कि एलटीटी जिसका फुल फॉर्म था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लिम, इसके प्रमुख नेता थे वेलुपिल्लई प्रभाकरन। इसके प्रमुख नेता कौन थे? वेलुपिल्लई प्रभाकरन। ठीक, आगे से कहानी पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? बहुत बड़ा ये कहानी है, ध्यान से सुनिएगा इसको। एलटीटी का श्रीलंकाई फौज तथा आम आदमी के साथ जो है हिंसक झड़प हुआ। श्रीलंकाई फौज पे भी वॉर कर देती थी, आम आदमी पर भी, जो तमिल वाले जो मतलब वहां के लोकल थे, सिंहली थे, उन पर ही लोग वार करते थे। इनको तमिल को मान्यता चाहिए थी। तमिलनाडु में भी तनाव उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि एलटीटी ने क्या किया था? तमिलनाडु को आश्रय स्थल के रूप में उपयोग कर रही थी। सरकार का भी समर्थन था, सरकार भी चाहती थी, है ना, कि ऐसा हो। सरकार भी समर्थन कर रही थी, इनके खिलाफ काम कुछ नहीं कर रही थी। इस पर भी सरकार की बदनामी हो रही थी।
श्रीलंकाई फौज की निशंसता पर राजीव गांधी की कूटनीति। राजीव गांधी ने जो है ये एक तरह की कूटनीति मान के चलिए, यहां पे सपोर्ट करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, अपनी कूटनीति में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जिसकी वजह से जो है ये मामला बढ़ता चला गया। श्रीलंकाई फौजों द्वारा भारतीय जहाजों को घेर लिया गया। जो भारतीय जहाज श्रीलंका में उपस्थित आतंकवादियों को खाना पहुंचाती थी उस समय, वो जो लेके जा रही थी खाना, राशन, रसद, तो उसको श्रीलंकाई फौज ने रोक लिया। भारत द्वारा क्या किया गया, जब ये रोका गया तो जैसे ही पानी के रास्ते रोक लिया गया तो इन्होंने क्या किया, हवाई जहाज के रास्ते पहुंचाना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने हवाई जहाज के रास्ते जो है खाना को गिराना शुरू किया। इसे कहा था ऑपरेशन ईगल फोर्स। लेकिन ये बहुत ही सच में निंदनीय वर्क था। जब कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए आपको अपनी बाउंड्री में आने से रोकता है और कमजोर देश है, तो अब क्या किया, आप हवाई मामले चले जाइएगा। ये तो उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप हुआ। आंदोलन वहां हो रहा है श्रीलंका में, वहां पे लोग लड़ रहे हैं, वहां लोग चाहते हैं कि हम तमिल को मान्यता दौरे, नहीं दिया मान्यता तो उससे क्या हो गया। लेकिन यहां पे जो है सरकार कूटनीति कर रही थी, अपने आप को अच्छा दिखाने चक्कर में कोई तरह का कुछ भी नहीं कर रही थी, एकदम छोड़ दिया था। जिससे क्या होता था कि श्रीलंकाई फौज हिंसा करती थी फौज के साथ। तो एलटीटी जो है उसकी झड़प होती थी श्रीलंकाई फौज और लोकल लोगों के साथ, क्योंकि दोनों ही सिंहली सपोर्टर थे। दो ही में लड़ाई था, एक था एलटीटी और दूसरा था श्रीलंकाई फौज या सिंहली। अमेरिका सहित कई देशों ने इसकी क्या की, कड़ी निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, भारत से श्रीलंका का समझौता हुआ 1987 में। 29 जुलाई 1987 को क्या हुआ कि भारत श्रीलंका समझौता हुआ। इसमें क्या क्या पर बात की गई, राजनीतिक हित, तमिलों को समान अधिकार और उनका सम्मान। उसके बाद विद्रोही जो है हथियार डाल देंगे, सेना वापसी बुला ली जाएगी और IVKF यानी भारतीय शांति रक्षा सेना तमिल बहुलते क्षेत्र में तैनात हो जाएंगे ताकि उनको सुरक्षा दी जा सके। ये सब समझौते में शामिल था। लेकिन LTT ने विरोध जारी रखा। LTT जो संगठन था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम, इसने क्या किया, जारी रखा, क्योंकि इसको अलग एक तमिलनाडु चाहिए था श्रीलंका में। IVKF और LTT दोनों में झड़प होती रही। IVKF क्या था, वहां की सेना थी। LTT कौन था, ये श्रीलंका की सेना नहीं, भारत की सेना थी। और LTT कौन था, वो संगठन था जो तमिल की रक्षा कर रहा था। क्योंकि भारत सरकार ने समझौता किया था किसके साथ, श्रीलंका के साथ, तो IVKF का कर्तव्य बनता था कि कोई इस तरह की हिंसा वगैरह ना होने दे, और LTT हिंसा कर रही थी, तो दोनों में क्या था, टकराव की स्थिति बनी रहती थी। IVKF द्वारा क्या किया गया, LTT के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया। LTT वालों ने गुरिल्ला युद्ध किया, बड़ी मात्रा में भारतीय सेना को नुकसान हुआ, है ना। भारतीय जो थे, भारतीय संगठन ने ही भारत को नुकसान पहुंचाया। तो मेरा कैमरा हिल गया है। और यही कहा जाता है कि IVKF ही जो है राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। LTT से जुड़ा आत्मघाती बम 21 मई 1991 को लगाकर राजीव गांधी को उड़ा दिया गया। उस समय राजीव गांधी कहां थे, श्री परम्बदूर आए हुए थे खुद। उसके बाद देखिए उन्हीं के, ये तो 91 में मरे थे, लेकिन 89 में एक चुनाव हुआ था। 1989 में क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। उसमें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई, कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकार बनी और राजीव गांधी को क्या करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ गया और विपक्ष में वो शामिल हो गए। तो ये राजीव गांधी की कहानी थी, LTT की कहानी थी, किस प्रकार जो है ये मामला आगे बढ़ा, है ना। IVKF की कहानी थी। तो ये पूरा वीडियो जो था हमारा राजीव गांधी पे ही केंद्रित था। ये पूरा वीडियो जो था हमारा राजीव गांधी पे केंद्रित था। कहां तक है ये, 318 पेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, 318वां पेज है ये। शुरू हमने कहां से किया था, ये सारे नोट्स है, पूरा का पूरा 300 पेज का नोट्स बन चुका है। पेज नंबर हमने शुरू किया था 313 से, हमने शुरू किया 313। तो हम क्यों ना जो है यहां पे लिख लें समरी में कि 313 पेज से 318। देखिए 313 से शुरू हुआ था, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 318। 318। अब भाग 5 आएगा, वो शुरू होगा 319 से। तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे पूरी समरी बना रखी है हर चैप्टर का।
कहां पे कौन कौन सा चैप्टर है, पूरा जो है पेज नंबर के साथ सब पर वीडियो बना हुआ है। आप चलते फिरते घूमते कहीं भी रास्ते में वीडियोस को हेडफोन लगा के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और घर पे जाके जो है एक बार देख के फिर से इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये सारे नोट्स तैयार हैं। तो मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, और जल्द ये किताब खत्म होने वाली है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। लूसेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट में लिंक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। और ये भी हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, तो सब कुछ हम लोग पैरेलली पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।